नमस्कार दोस्तों, मैं अलोकराज मिश्रा और मेरे साथ मेरे कलीग जुड़े हुए हैं सिद्धार्थ शर्मा जी। और हम लोग मोस्टली इस पर बात करेंगे कि कंटेनर पर जब भी हम कुछ भी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से हो, मैनुअल हो, ऑटोमेटेड हो, सेमी ऑटोमेटेड हो, हम कुबरनेट्स पे कर रहे हो, स्वार्म पे कर रहे हो, तो वहाँ पर हमें किस तरह के सिक्योरिटी इश्यूज देखने को मिलते हैं, उन इश्यूज का नतीजा क्या होता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है, और फिर हम इस पर बात करेंगे कि ऐसे केसेस को हम डिटेक्ट कैसे करें। मतलब हमने अगर डिप्लॉयमेंट किया है तो जाहिर सी बात है हमें उनकी सिक्योरिटी पर भी थोड़ा सा तो फोकस करना ही रहेगा। तो ये हमारा छोटा सा परिचय है। मैं अपटेक्स में सिक्योरिटी रिसर्चर हूँ। मेरा अभी तक का जो मेजर फोकस रहा है वो ऑफेंसिव और डिफेंसिव मेलवेयर रहा है। एजेंट की मैं मेलवेयर डिटेक्शन पर भी रिसर्च करता रहा हूँ और मेलवेयर की अटैक टेक्निक्स पर भी रिसर्च करता रहा हूँ। और अभी पिछले लगभग 8-10 महीने से मेरा मेजर फोकस कंटेनर सिक्योरिटी पर है, और अगेन इसमें मैं ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों साइड पर ही ध्यान दे रहा हूँ। पर्सनल टाइम में मैं लाइनक्स और ओपन सोर्स रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व रहता हूँ। इसके पहले भी मैंने कई मीटअप्स और कॉन्फ्रेंसेज में प्रेजेंटेशन दिए हैं, लेकिन वो सभी प्योर सिक्योरिटी वाली कॉन्फ्रेंसेज और मीटअप्स रही हैं, न कि डेवऑप्स या किसी और टेक्नोलॉजी की। तो सिक्योरिटी के बाहर ये मेरा पहला प्रेजेंटेशन है। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहें तो मेरा मेल आईडी नीचे दिया हुआ है। सिद्धार्थ ने ज्वाइन किया है क्या? सिद्धार्थ दिख तो नहीं रहे हैं लिस्ट में। सिद्धार्थ, एक मिनट में पिंग कर लेता हूँ सिद्धार्थ को। हाँ, तो तब तक मैं सिद्धार्थ का परिचय दे देता हूँ। सिद्धार्थ मेरे कलीग हैं मेरे ही ऑफिस में, और उनका जो मेजर फोकस है वो मेलवेयर एनालिसिस पर है। मतलब कि जो हमें नए मेलवेयर के सैंपल्स मिलते रहते हैं रेगुलरली, वो उनकी एनालिसिस करके बताते हैं कि कौन सा मेलवेयर क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो किस फैमिली का है, किस कैंपेन का है, और उसके साथ वो लाइनक्स के कुछ नए अटैक वेक्टर्स पर भी काम कर रहे हैं। और आप में से जो संपर्क करना चाहें, सिद्धार्थ जी का भी मेल आईडी दिया हुआ है। तो हमारा जो आज का एजेंडा है उसमें हम कंटेनर के का बेसिक्स एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जा करके। फिर हम बात करेंगे कि डॉकर क्या है, कंटेनर डी क्या है। फिर हम कंटेनर के मिसकॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे, और ये वो मिसकॉन्फ़िगरेशंस हैं जो हमें अपने रियल लाइफ में जो हमने देखे हैं। मैं इसके पहले सिक्योरिटी कंसल्टेंट था, तो उस टाइम पर भी थोड़ा सा काम किया था, तो कुछ केसेस हमने वहां पर देखे, कुछ हम लोग अभी देख रहे हैं जिसमें हम कॉमन अटैक्स वगैरह के पैटर्न्स का स्टडी करते हैं। तो उसमें भी हमने ये मिसकॉन्फ़िगरेशंस देखे हुए हैं जो हम आज कवर करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि इन मिसकॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लॉइट करके हम ब्रेकआउट कैसे कर सकते हैं। ब्रेकआउट का मतलब कि अगर कंटेनर में कोई एप्लीकेशन डिप्लॉयड है और मैं एज अटैकर एप्लीकेशन को अगर मैं हैक करके अंदर घुसता हूं, तो मेरा एक्सेस कंटेनर तक ही सीमित रहेगा। लेकिन अगर कंटेनर मिसकॉन्फिगर्ड है तो उस मिसकॉन्फिगरेशन को एक्सप्लॉइट करके मैं कंटेनर के बाहर निकल सकता हूं, यानी फिर पूरा होस्ट मेरा हो गया। उसके बाद होस्ट पर जितने भी कंटेनर चल रहे हैं सब मेरे। और बोनस में हम ये देखेंगे कि मिसकॉन्फिगर्ड कंटेनर से प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे होता है। मतलब कि अगर मैं किसी तरह से डायरेक्ट होस्ट मैंने अगर कॉम्प्रोमाइज किया जहां पर मुझे रूट का एक्सेस नहीं है, लेकिन वहां पर डॉकर कॉन्फ़िगर्ड है, तो उसको इस्तेमाल करके हम रूट कैसे बनेंगे। और फिर हम बात करेंगे डिटेक्शन पर। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये बेसिकली कर्नल लेवल पर हम बात करने वाले हैं। यूजर स्पेस पर हमसे पहले जो लोगों ने प्रेजेंट किया वो बात कर चुके हैं कि डॉकर वगैरह क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर लेवल पर चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, इस पर उन्होंने बात किया है। हम कर्नल पे बात करेंगे। तो कर्नल पर मोटा मोटा दो चीज़ें हैं, एक कंट्रोल ग्रुप है और दूसरा नेम स्पेस है। तीसरा इन दोनों को साथ में चिपकाने के लिए सब सिस्टम है। तो मोटा मोटे 3 कंपोनेंट है हमारे पास। तो जो कंट्रोल ग्रुप है वो बेसिकली हमारा प्रोसेस का ग्रुप है, और फिर हम उस ग्रुप के ऊपर हम कुछ पॉलिसी अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस पार्टिकुलर ग्रुप को नेटवर्क पर केवल यही वाला इंटरफेस दिखेगा, बाकी इंटरफेस नहीं दिखेगा। या ये जो पार्टिकुलर ग्रुप है ये सीपीयू पर
केवल 25% टाइम ही ले सकता है, बाकी इससे ज़्यादा टाइम वो नहीं ले सकता। या इस तरह की हम कोई भी दूसरी पॉलिसी मेमोरी रिलेटेड, नेटवर्क की बैंडविड्थ रिलेटेड या प्रोसेस के आपसी कम्युनिकेशन रिलेटेड की हम पॉलिसी इस ग्रुप पर अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं। ये कंट्रोल ग्रुप बेसिकली हायरार्कियल होते हैं, मतलब अगर हमने एक कंट्रोल ग्रुप बनाया है तो उस कंट्रोल ग्रुप के प्रोसेस फिर एक और कंट्रोल ग्रुप बना सकते हैं, और इसमें जो चाइल्ड कंट्रोल ग्रुप है वो बेसिकली पेरेंट कंट्रोल ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। जो सब सिस्टम्स हैं वो एक तरह से कर्नल कंपोनेंट्स हैं जो सी ग्रुप के प्रोसेस का बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं। मतलब कि अगर हमने यहाँ पर पॉलिसी लगाया कि इस पार्टिकुलर ग्रुप को केवल 2 GB मेमोरी मिलेगा, तो वो जो 2 GB का जो कंस्ट्रेंट हम डिफाइन कर रहे हैं उसको एनफोर्स करने का काम ये सब सिस्टम का है। इसी तरह से अगर हमने नेटवर्क पर कोई कंस्ट्रेंट लगाया कि नेटवर्क का टोटल कंबाइंड बैंडविड्थ 100 Mbps से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो वो जो कंबाइंड बैंडविड्थ का लिमिटेशन है उसको एनफोर्स करने का काम भी सब सिस्टम का है। तो कर्नल में कई तरह के सब सिस्टम हैं, मेमोरी रिलेटेड अलग हैं, नेटवर्क रिलेटेड अलग हैं, कितने प्रोसेस चल सकते हैं उस टाइप के सब सिस्टम अलग हैं। फिर हम आते हैं नेम स्पेस पर। नेम स्पेस बेसिकली हमें कर्नल के शेयर्ड रिसोर्सेज का पार्टीशनिंग करने की सुविधा देता है। पार्टीशनिंग मतलब कि हम एक ही शेयर्ड रिसोर्स को कुछ टुकड़ों में बांट सकें और हर टुकड़े को हम एक अलग सी ग्रुप को अलॉट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास जो स्टोरेज है वो टोटल 1 टेराबाइट का है और उसको फिर हम स्प्लिट कर सकते हैं कि एक पार्टिकुलर सी ग्रुप को हमने केवल 100 GB दिया, दूसरे को सिर्फ 50 GB दिया, इस तरह से। इसी तरह से हम CPU टाइम को भी, रैम को भी, बैंडविड्थ वगैरह को हम टुकड़ों में तोड़ करके शेयर कर सकते हैं। तो ये जो पार्टीशनिंग की सुविधा है ये नेम स्पेस से हमें मिलती है। तो नेम स्पेस भी हमारे पास कई तरह के हैं। PID नेम स्पेस है जो बेसिकली प्रोसेसेस का आइसोलेशन देता है, मतलब अगर 2 प्रोसेस अलग अलग नेम स्पेस में हैं तो वो एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। इसी तरह से नेटवर्क आइसोलेशन के लिए नेट नेम स्पेस है। होस्ट नेम आइसोलेशन के लिए UTS नेम स्पेस है। होस्ट नेम आइसोलेशन का मतलब है कि 2 अलग अलग कंटेनर हैं तो दोनों के होस्ट नेम अलग अलग हो सकते हैं। इसी तरह से यूजर नेम स्पेस है, मतलब अगर हमने किसी एक कंटेनर में कोई नया यूजर ऐड किया है तो बाकी कंटेनर को अफेक्ट नहीं करेगा और होस्ट को भी अफेक्ट नहीं करेगा। माउंट नेम स्पेस है जहां पर हम ये निर्धारित करते हैं कि कोई डिवाइस कहां पर किस तरह से माउंट होगी, और एक ही डिवाइस को हम अलग अलग कंटेनर में अलग अलग जगह पर एक साथ माउंट भी कर सकते हैं। इसका व्यवहार कुछ हद तक अपने क्रूट कमांड इस्तेमाल किया हो बदल सकते हैं। तो माउंट नेम स्पेस कुछ हद तक वैसे ही बिहेव करता है। IPC नेम स्पेस है जो बेसिकली 2 प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन का जो चैनल है उसको आइसोलेट करता है। तो जो एक ही IPC नेम स्पेस के प्रोसेस हैं वही आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब हम इस पर आते हैं कि कंटेनर बनता कैसे है। अब इसके 2 तरीके हैं, एक तो काफी लंबा तरीका है, दूसरा आसान तरीका है। जो आसान तरीका है वो आप देख चुके हैं कि डॉकर का 1 लाइनर कमांड आप रन करेंगे और बेसिकली कंटेनर बनेगा और वो रन होना चालू हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे जो होता है वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, जिसमें पहले तो आपका रूट फाइल सिस्टम बनेगा। मतलब कि अगर मैंने होस्ट पर उबुंटू डाला हुआ है और मैं बोलता हूँ कि कंटेनर मुझे CentOS का चाहिए, तो CentOS का रूट फाइल सिस्टम पहले डिस्क पर कहीं पर बनेगा, फिर प्रोसेस खुद को क्लोन करेगा। क्लोन का मतलब वो अपना कॉपी करेगा और उसमें ये 2 नए फ्लैग पास किए जाएंगे। पहला फ्लैग जो न्यू PID का है वो बेसिकली हमारा PID का नेम स्पेस अलग कर देगा। जो UTS वाला है वो होस्ट नेम का नेम स्पेस अलग कर देगा। फिर उसके बाद हम रूट चेंज करते हैं। उसके बाद फिर हम procfs को /proc पे माउंट करते हैं। फिर हम C ग्रुप कॉन्फ़िगर करके जो भी हमको पॉलिसीज वगैरह लगानी है वो उसके बाद हम लगाते हैं। तो जब भी हमने ये एक सिंपल सा कमांड रन किया हुआ है docker run -it ubuntu bin bash, ये बेसिकली इतनी लंबी कहानी पर्दे के पीछे ऑटोमेटिक करता है। ये हमको नए सिरे से नहीं करना पड़ता। अगर हम नया इमेज रन करते हैं तो जो आपको डाउनलोड का स्टेप्स दिखता है स्टार्टिंग में कि कुछ चीजें डाउनलोड हो रही हैं, वो बेसिकली आपका पहला स्टेप है जहां पर रूट फाइल सिस्टम के कंपोनेंट्स को डाउनलोड करके उनको लोकली सेटअप कर रहा होता है। अब अगर हमको ये देखना हो कि कंटेनर दिखता कैसा है तो अगेन उसके 2-3 तरीके हैं। जो आसान तरीका है वो हम इसके पहले के प्रेजेंटेशंस में देख चुके हैं। docker ps और उससे संबंधित कमांड लाइंस हैं जिससे हमको पता चलेगा कि कितने कंटेनर्स चल रहे हैं, किसमें क्या चल रहा है, इस टाइप की चीजें। या अगर हम
किसी पार्टिकुलर टूलिंग पर निर्भर नहीं होना चाहते तो सिस्टम डी की यूटिलिटी है सिस्टम डी CGLS, जो जितने भी कंट्रोल ग्रुप्स हैं और किन कंट्रोल ग्रुप्स में कौन से प्रोसेस चल रहे हैं उसका लिस्टिंग दे देगा। और PROC-FS में अगर हम इस पाथ पर जाते हैं तो ये हमको किसी भी PID का नेम स्पेस बताएगा, फिर इन दोनों को कंबाइन करके हम ये निकाल सकते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस एक ही कंटेनर में हैं। अब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं। ये दोनों चीजें हमसे पहले के प्रेजेंटेशंस में कुछ हद तक कवर हो चुकी हैं, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 चीजें हैं, जिसमें से एक है हमारा कंटेनर रन टाइम इंटरफेस। ये एक स्टैंडर्ड है जो कुबरनेट्स ने दिया था, और इसका उद्देश्य है कि कुबरनेट्स और कंटेनर के रन टाइम के बीच में एक स्टेबल इंटरफेस देना, जिससे कुबरनेट्स अलग अलग कंटेनर रन टाइम के साथ इंटरेक्ट कर सके। दूसरा है ओपन कंटेनर इंटरफेस। जब हम बात करते हैं कि डॉकर का एक इमेज बनेगा, फिर इमेज से कंटेनर चलेगा, तो ये जो इमेज और कंटेनर का जो हिसाब किताब है, इसका जो स्टैंडर्ड है वो बेसिकली ओपन कंटेनर इंटरफेस डिफाइन करता है। फिर हम आते हैं डॉकर कुबरनेट्स टाइप यूटिलिटीज पर। ये बेसिकली सेट ऑफ टूल्स हैं जिनसे हम कंटेनर रन कर सकते हैं। फिर अगला है कंटेनर डी या क्रायो। ये हमारे कंटेनर के रन टाइम्स हैं। फॉर एग्जांपल हम जिनकी बात कर रहे थे कंटेनर रन टाइम इंटरफेस, ये उसके एग्जांपल हैं, जहां पर जो हमारा कंटेनर डी है वो बेसिकली कंटेनर रन टाइम इंटरफेस को सपोर्ट करता है। और जो डॉकर का है, डॉकर में थोड़ा सा चेंज है कि अगर कुबरनेट्स अगर डॉकर के कंटेनर को हैंडल करता है तो बीच में वो अपना एक और प्रोसेस लगाता है जो बेसिकली डॉकर के साइड की API को कन्वर्ट करता है कंटेनर रन टाइम इंटरफेस की APIs में, जिसको डॉकर शिम बोलते हैं, शायद आपने देखा होगा। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है रनसी। ये एक टूल है जो ओपन कंटेनर इंटरफेस का स्टैंडर्ड फॉलो करता है, और ये बेसिकली इमेज को लेकर के उससे कंटेनर बनाता है। तो इतनी सारी चीजें हमारी एक साथ इकट्ठा होती हैं, तो फिर हमारा कंटेनर का एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनता है, और इसके ऊपर फिर हम अपने कंटेनर्स को सीमलेसली क्रिएट कर पाते हैं। अब हम कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला और मैं कहूँगा सबसे कॉमन मिसकॉन्फ़िगरेशन जो हमें देखने को मिला है वो ये है कि डॉकर का डोमेन सॉकेट कंटेनर के अंदर ही एक्सपोज्ड है। ये जनरली तब होता है जब लोग कुछ कंटेनर इंट्रोस्पेक्शन का या मॉनिटरिंग टाइप का कुछ सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं, लेकिन उसको भी वो कंटेनर के अंदर रखेंगे। अब उसको मॉनिटरिंग के लिए डॉकर का डोमेन सॉकेट चाहिए, नहीं तो वो डेटा नहीं उठा सकता, तो इसके लिए वो डोमेन सॉकेट को भी कंटेनर के अंदर ही एक्सपोज कर देते हैं, और ये गलत बात है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा किया तो अगर अटैकर ने वो पार्टिकुलर कंटेनर कॉम्प्रोमाइज किया तो फिर वहां से फिर वो पूरा खुला गेम है। वहां से फिर अटैकर नया कंटेनर बना सकता है, उसको एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे सकता है, और फिर प्रिविलेज कंटेनर से ब्रेकआउट करके वो वापस होस्ट पे आ सकता है। और ये चीज हम थोड़ी देर में डेमो में देखेंगे। अगर कहीं पर डॉकर के डोमेन सॉकेट की जगह कंटेनर डी का डोमेन सॉकेट एक्सपोज हुआ है, तो वहां पर भी सेम यही इश्यूज आएंगे, बस एक्सप्लॉयटेशन के स्टेप्स थोड़े से चेंज हो चुके होंगे। दूसरा कॉमन मिसकॉन्फ़िगरेशन है कि हमने होस्ट का PROC-FS हमने कंटेनर के अंदर माउंट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हमने वॉल्यूम शेयरिंग कॉन्फ़िगर की हुई है और उसमें हमने स्पेसिफाई किया है कि होस्ट का /proc शुड बी माउंटेड इन कंटेनर एज /proc, तो ये जो वॉल्यूम शेयरिंग के ये PROC-FS शेयर करते हैं, इसमें दिक्कत ये है कि कंटेनर के अंदर से बैठ करके कोई भी होस्ट पर चल रहे सारे प्रोसेसेस को देख सकता है, और कुछ केसेज में हम उन प्रोसेसेस से इंटरेक्ट भी कर पाते हैं। और ये इंटरेक्शन केवल प्रोसेस को किल करने तक सीमित नहीं है, हम इसका यूज करके हम डेटा भी होस्ट में कहीं पर ओवरराइट कर सकते हैं, या इनडायरेक्टली हम होस्ट पर कोई नया प्रोसेस भी क्रिएट कर सकते हैं कंटेनर की बाउंड्री के बाहर। तीसरा मिसकॉन्फ़िगरेशन है कि PROC-FS की जगह DevFS को कंटेनर के अंदर माउंट किया हुआ है। मतलब वॉल्यूम शेयरिंग में हमने होस्ट का /dev को कंटेनर के अंदर /dev में हमने चिपका दिया है। तो इसका नतीजा क्या होगा कि कंटेनर के अंदर से सारी डिवाइसेस दिखेंगी, फिर हम जो फिजिकल स्टोरेज मीडियम है उसको हम कंटेनर के अंदर माउंट करके फिर हम होस्ट में कहीं पर भी डेटा ओवरराइट कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे प्रिविलेज्ड कंटेनर्स, स्पेशली वो जिनको हमने बिना सोचे समझे दुनिया भर की कैपेबिलिटीज दे रखी हैं। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज ही ग्रांट करें जिनकी हमको जरूरत है, बाकी को हम ड्रॉप कर दें। लेकिन बहुत जगह ये देखने को मिलता है कि
जो ब्लाइंडली सारे प्रिविलेज इनेबल करके रख दी जाएंगी कि दुनिया भर की उसमें हमें मगजमारी ना करनी पड़े कि एग्जैक्टली कौन सा कैपेबिलिटी चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। इसका नुकसान ये है कि ये जो बाकी के मिस कॉन्फ़िगरेशन है, प्रिविलेज्ड कंटेनर इनका अटैक सरफेस काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो कुल मिलाकर के अटैकर का काम काफी आसान हो जाता है। अब हम कंटेनर ब्रेकआउट की कुछ टेक्निक्स देखते हैं, फिर हम डेमो पर जाएंगे। तो जो हमारा पहला ब्रेकआउट है उसमें हम कंटेनर के अंदर से होस्ट पर डाटा राइट करते हैं devfs इस्तेमाल करके। जो कंडीशन है वो ये है कि कंटेनर प्रिविलेज्ड हो और दूसरा होस्ट की डिवाइसेस कंटेनर के अंदर एक्सेसिबल हो। मतलब हमने वॉल्यूम शेयर में /dev को कंटेनर के अंदर माउंट कर रखा है। तो इसका तरीका सीधा सीधा सा है, हमने एक फोल्डर बनाया, स्टोरेज डिवाइस को फोल्डर में माउंट किया, वहां पे हमने चेंज रूट किया या चेंज रूट नहीं भी किया तो भी जो है हम वहां से डायरेक्टली होस्ट की फाइल ओवरराइट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम होस्ट की किसी क्रिटिकल बाइनरी को भी ओवरराइट कर सकते हैं, या फिर हम होस्ट पर किसी यूजर के लिए हम क्रॉन की एंट्री डाल सकते हैं, या फिर कोई सिस्टम डी की सर्विस डाल सकते हैं। क्रॉन की एंट्री डाली तो थोड़ी देर बाद वो प्रोसेस हमारा होस्ट पे चालू हो जाएगा, सिस्टम डी की एंट्री डाली तो अगले रिबूट पर हमारा वो प्रोसेस वापस चालू हो जाएगा। दोनों ही केसेस में हम बेसिकली कंटेनर के अंदर से निकल करके होस्ट पर हम प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा जो तरीका है वो procfs का है, जिसमें पिछली बार की तरह कंटेनर हमारा प्रिविलेज्ड होना चाहिए और devfs की जगह हम मान के चल रहे हैं कि procfs हमारा कंटेनर के अंदर एक्सेसिबल है। तो अब यहाँ पर अटैक का तरीका थोड़ा सा बदलता है कि हम पहले कोई ऐसा प्रोसेस ढूंढते हैं जो होस्ट पर चल रहा हो, उसका PID अगर हमें पता हो तो ये पार्टिकुलर पाथ इस्तेमाल करके हम डेटा रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। और इसको अगर हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया तो ये वापस यहाँ वाली कंडीशन पे आ जाता है और इससे हम फिर उदाहरण के लिए हम क्रॉन का एंट्री या सिस्टम डी का सर्विस फाइल ऐड करके हम यहाँ से वापस हम होस्ट पर प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है कि हम डायरेक्टली प्रोसेस ही क्रिएट करें बिना हम इतना होस्ट पर डेटा वगैरह राइट किए हुए। दो तरीके तो हमने देख लिए हैं। तीसरा जो तरीका है वो है सी ग्रुप हैंडलर का। सी ग्रुप हैंडलर बेसिकली क्या है कि जब भी हम अपना कोई नया सी ग्रुप बनाते हैं और उसमें पॉलिसी अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ स्पेशल फाइल्स रहती हैं, जिसमें से एक है सी ग्रुप हैंडलर जो बेसिकली कॉल बैक टाइप का मैकेनिज्म है, जहां पर हम जो भी प्रोसेस या स्क्रिप्ट स्पेसिफाई करेंगे वो एक सर्टेन टाइम के बाद रन हो जाएगा कुछ स्पेसिफिक इवेंट होने पर। तो यहाँ पर हम सी ग्रुप हैंडलर को मिसयूज कर सकते हैं अगर कंटेनर हमारा प्रिविलेज्ड है तो। और उसका तरीका भी सीधा सीधा सा है, हमको सी ग्रुप को जो है कंटेनर के अंदर माउंट करना है, फिर ये कुछ कमांड्स हैं जो हमें रन करने हैं और उसके बाद फिर हमारा ये जो प्रोसेस है यानी जो हम यहाँ पर नई स्क्रिप्ट बना रहे हैं ये यहाँ पर जिसमें हमने जो है ये PS स्पेस AUX लिखा हुआ है, ये हमारा होस्ट पर रन होगा और उसका आउटपुट एक फाइल के अंदर ये जो हमने पाथ स्पेसिफाई किया हुआ है इसके अंदर वो स्टोर हो जाएगा। अब अगर डोमेन सॉकेट एक्सपोज्ड है तो अटैकर बेसिकली क्या करेगा कि कंटेनर के अंदर एक डॉकर का दूसरा बाइनरी ड्रॉप करेगा और वहां से फिर प्रिविलेज कंटेनर बना करके इनमें से कोई सा भी ब्रेकआउट जो भी अटैकर को अच्छा लग रहा हो उसको इस्तेमाल करके होस्ट पे आ सकता है। फिर प्रिविलेज एस्केलेशन भी एक्चुअली सिंपल सा है। डॉकर का डेमन चालू होना चाहिए, यूजर डॉकर ग्रुप में होना चाहिए, यानी हमें डॉकर का कमांड रन करने के लिए सूडो का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। और अगर ऐसा है तो हम फिर वापस प्रिविलेज कंटेनर बना करके कोई सा ही ब्रेकआउट कर सकते हैं। खास करके अगर हम ये सी ग्रुप वाला करते हैं तो, या अगर हम फाइल ड्रॉप करते हैं तो फिर सिस्टम डी से या रूट के क्रॉन में हम एंट्री डाल करके वहां से हम फिर रूट का या किसी दूसरे प्रोसेस किसी दूसरे यूजर के अंदर हम प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। और इसके पहले कि हम डिटेक्शन पर जाएं हम कुछ डेमोस देख लेते हैं। तो जैसे ये एक कंटेनर है तो इसके अंदर हमने क्या किया है, डॉकर का जो डोमेन सॉकेट है वो होस्ट का डोमेन सॉकेट हमने कंटेनर के अंदर एक्सपोज किया हुआ है। डॉकर का ये बाइनरी मैंने अलग से ड्रॉप किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ डॉकर PS तो यहाँ पे मुझे दिखता है कि ये
2-3 इमेजेस हैं जो मेरी यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है, जबकि मुझे ये एक्सेस नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ से फिर मैं नई इमेज वगैरह क्रिएट कर सकता हूँ। तो अभी जो प्रॉक एफएस का है, यहाँ पर क्या हिसाब है कि अगर मैं ये देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये सारे के सारे पाथ मिल जाएंगे, और यहाँ पर अटैक करने के लिए मुझे क्या चाहिए, हमको होस्ट पर रन होने वाला कोई एक प्रोसेस चाहिए, उसके जरिए हम रीड राइट करेंगे। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम वापस लॉगिन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम एक कोई सा प्रोसेस रन कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक कमांड रन करता हूँ pid ऑफ स्लीप, यहाँ पर मुझे pid मिल गया, और इसका मतलब है कि अब अगर मैं /proc/19648/ रूट करता हूं, तो ये जो मुझे रूट दिख रहा है ये होस्ट मशीन का रूट है। यानी अगर मैं यहाँ पर /home/vagrant करता हूं, तो यहाँ पर मुझे जो डेटा दिख रहा है वो बेसिकली एक मिनट, मैं एक और जगह से लॉगिन कर ही लेता हूँ। डायरेक्टरी में जो डेटा है वो डेटा मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है। यानी अगर मैं यहाँ पर output.txt यहाँ पर हम इसमें कुछ राइट कर सकते हैं, तो फूबार, और फिर हम यहाँ पर वापस इसको रीड भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हम इसको एक बार वापस कंफर्म कर सकते हैं कि ये डेटा राइट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर कंटेनर के अंदर से होस्ट फाइल सिस्टम का डेटा हमने proc fs यूज करके ओवरराइट कर दिया है। इसी तरह से devfs का है, जहाँ पर मैंने /dev को कंटेनर के अंदर एक्सपोज किया हुआ है। इसके लिए भी हम फोल्डर बना लेते हैं, फिर dev matter ओके mount dev matter pg vagrant root /host mount। अब यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो बेसिकली मुझे होस्ट का प्रोसेस, मतलब होस्ट का फाइल सिस्टम मुझे बेसिकली दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मैं वैग्रेंट के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर मैं वापस इसको रीड कर सकता हूँ, या इसको मैं वापस यहाँ पर ओवरराइट कर सकता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं वापस देखूंगा इसको, तो फाइल मेरी चेंज हो चुकी है। इसी तरह से मैं सिस्टम डी की कोई सर्विस चेंज कर सकता हूँ, या कोई क्रिटिकल बाइनरी को मैं बैकडोर कर सकता हूँ, या क्राउन का एंट्री। बेसिकली यहाँ से हम होस्ट पर कुछ भी कर सकते हैं, पूरा होस्ट यहाँ से हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और यही दो चीजें हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जो मैं फिलहाल आपके लिए एज एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ। ये मैंने दिखा दिया है कि डॉकर का सॉकेट अंदर एक्सपोज्ड है, डॉकर का बाइनरी मैंने अलग से ड्रॉप किया हुआ है। यहाँ से डॉकर का कमांड यूज करके कंटेनर क्रिएट करना है, और ये दो अटैक आपको खुद करके देखने हैं। ये आपके लिए एक्सरसाइज है। अगर आपको कहीं पर दिक्कत होती है तो मैं आपको वापस से गाइड कर सकता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे करना है। तो अभी हमने अटैक्स देख लिए हैं, अब हम डिटेक्शन की बात करते हैं। और डिटेक्शन में हम ओएस क्वेरी इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपने ओएस क्वेरी यूज़ नहीं किया है, ये टूल एक्चुअली फेसबुक ने बनाया था, फिर ओपन सोर्स किया, फिर इसको बहुत सारी कंपनीज ने अलग अलग लेकर के एक्सटेंड किया हुआ है। जो स्टॉक ओएस क्वेरी है उसमें कंटेनर रिलेटेड सपोर्ट नहीं है फिलहाल, लेकिन जो हम लोगों ने खुद इंटरनली बैठ के पैच किया हुआ है उसमें कंटेनर रिलेटेड डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। और जो एसक्यूएल स्टेटमेंट के जरिए डिटेक्शन है, ये ओएस क्वेरी का अपना है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया हुआ है। और ओएस क्वेरी हमें ये भी फीचर देता है कि हम इसको यूज करके लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ही जगह से मॉनिटर कर सकें। ये भी स्टॉक ओएस क्वेरी में पहले से मौजूद है। तो अब हम डिटेक्शन देख लेते हैं। ये हमारा ओएस क्वेरी है जहां मैं इसको रन करता हूं, और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हम कितने तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमको
फाइल ड्रॉप डिटेक्ट करना हो या कंटेनर ब्रेकआउट कोई सा भी डिटेक्ट करना हो, तो दोनों ही केस में हमारा कंडीशन है कि प्रिविलेज कंटेनर होना चाहिए। तो यहाँ पर दो केसेज हैं कि या तो प्रिविलेज कंटेनर पहले से चल रहा हो या प्रिविलेज कंटेनर हमारा जो है अभी नया नया स्टार्ट हो रहा हो। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ कि एक को मैंने यहाँ से कंटेनर एग्जिट कर दिया और अब मैं इसे वापस रन करता हूँ। ये क्वेरी हम इधर सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमको ये डिटेल मिल रही है जिसमें कई सारे कॉलम्स हैं। इसमें हमारा सोर्स में eBPF है, हम पाथ देख सकते हैं कि कौन सी बाइनरी रन हुई है, एग्जीक्यूटेबल कमांड लाइन क्या था, और सबसे काम की डिटेल है कि उसका जो प्रोसेस ट्री है, पूरा प्रोसेस ट्री हमको यहाँ पर मिल जाता है कि पूरी प्रोसेस की चेन कहाँ से चालू हुई है और कहाँ तक जाकर के ख़त्म हुई है। तो ये डिटेल हमको यहाँ पर मिल जाती है कि जहाँ पर हमारा कंटेनर इनिशियलाइज हो रहा है, या अगर हम इसको ये कर लें कि where is container list equal to is container privileged। ओके, ये फिलहाल यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, खैर ये मुझे देखना पड़ेगा। और अगर हमें वो कंटेनर चाहिए जहाँ पर कंटेनर हमारे पहले से ही चल रहे थे, तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल कोई कमांड रन कर लेता हूँ, कंटेनर। अब यहाँ पर अगर मैंने ये कंडीशन डाला कि इस कंटेनर इनिट नॉट इक्वल टू 1, तो मुझे वो प्रोसेस मिलेंगे जो पहले से चल रहे कंटेनर के अंदर चल रहे हैं। और इसके अंदर ओके, काफी कुछ आ गया है एक ही बार में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डॉकर डी भी किसी कंटेनर के अंदर चल रहा है, या एक मिनट, कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस हम फिल्टर ही कर लेते हैं, लिमिट 1। ओके, तो ये यहाँ पर सीधा मुझे रन सी का ही प्रोसेस दे रहा है, ऑर्डर बाय टाइम DESC। ओके, हाँ, अभी मुझे जो है ये होस्ट नेम का एंट्री यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ कंडीशन मैंने डाला था कि कंटेनर इनिट शुड नॉट बी 1। तो यहाँ पर मुझे वो प्रोसेस मिल गया जो ऐसे कंटेनर में चल रहा है जो अभी तुरंत इनिशियलाइज नहीं हुआ, उसको इनिशियलाइज हुए कुछ टाइम हो चुका है। इसके अंदर फिर हम ये देख सकते हैं कि माउंट या अनमाउंट का कमांड रन हुआ है या नहीं। तो उसके लिए एक सिंपल सा कमांड ही रन कर लेते हैं, और यहाँ पर क्वेरी में क्या कंडीशन है, exe नेम इक्वल टू माउंट। यहाँ पर मुझे ये प्रोसेस मिल गया जो कंटेनर के अंदर चल रहा है, एक मिनट, एंड इज कंटेनर प्रोसेस इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर हमने फिल्टर भी लगा लिया कि हमें वही प्रोसेस चाहिए जो किसी कंटेनर के अंदर चल रहे हैं, और यहाँ हमको डेटा मिल जाता है कि कंटेनर के अंदर माउंट ट्रिगर हुआ है। इसमें हमको कमांड लाइन भी मिल जाता है, तो यहाँ पर हम कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई स्टोरेज डिवाइस माउंट हुआ हो, या फिर अगर सी ग्रुप हैंडलर इस्तेमाल हुआ है तो कमांड लाइन में सी ग्रुप करके आया हुआ हो, तो इसको हम फिर स्पेशली डिटेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ कंटेनर के अंदर हुआ है। इसी तरह से अगर प्रोसेस ब्रेकआउट हुआ है सी ग्रुप के जरिए, तो उसके लिए ये क्वेरी दी हुई है जिसको आप एज इज उठा करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। और अगर
इस टाइप का कोई प्रोसेस रन हुआ रहेगा तो वो हमें दिख जाएगा। ये तरीका इसलिए काम करता है कि क्योंकि जो सी ग्रुप हैंडलर है वो बेसिकली कर्नल से ट्रिगर होता है, और अगर कर्नल डायरेक्टली यूजर स्पेस में कोई प्रोसेस ट्रिगर करता है तो उसका प्रोसेस ट्री की शुरुआत हमेशा PID 2 से होगी, जो कि हमारा कर्नल लेवल का थ्रेड है। जो PID 1 रहेगा वो सिस्टम डी या कोई दूसरा इनिट रहेगा। इसी तरह से सी ग्रुप माउंट अगर कंटेनर के अंदर है तो हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि माउंट या अनमाउंट का हो और CMD लाइन में -T सी ग्रुप करके कुछ आया हो और कंटेनर का प्रोसेस हो। तो ये हमारे डिटेक्शन के कुछ तरीके हैं। अब हम इसके ऊपर वैसे काफ़ी सारा टूलिंग बैठा सकते हैं जो कि हम लोगों ने बनाया है, लेकिन वो मैं इधर प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम अपने पास काफ़ी कम है। तो लेकिन जिनको इसमें थोड़ा और एक्सप्लोर करना हो वो फिर कांटेक्ट कर सकते हैं, तो फिर हम उन्हें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल इस टाइप का शेयर कर सकते हैं। ओके, सो अपना मटेरियल मोर और लेस यहीं पर ख़त्म होता है। कोई क्वेश्चंस? धन्यवाद दक्षित। जरूर क्वेश्चंस हैं कुछ चैट में, आप अगर देखेंगे तो हरप्रीत से कुछ सवाल थे। ओके, एक मिनट, चैट तो बहुत लंबा जा चुका है, सवाल किधर है? हाँ बस वही अब जो दिख रहा है, हरप्रीत सिंह फर्स्ट वाला अभी जो है। मैं रीड कर लेता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। प्रिविलेज कंटेनर रन एज रूट बाय डिफॉल्ट और डज इट रन विद अ लो प्रिविलेज यूजर? नहीं, तो जो डॉकर का डेमन है वो तो रूट यूजर से ही रन हो रहा होगा, तो वो जो कुछ कंटेनर बनाएगा वो भी रूट से ही बनाएगा, और कंटेनर के अंदर जो बाय डिफॉल्ट यूजर रहता है वो भी रूट ही रहता है, जब तक कि हमने अलग से कोई यूजर स्पेसिफाई ना किया हो। ओके, फिर है सवाल, can you also tell me if it's possible to run rootless container inside Windows Server machine using Docker Enterprise? सॉरी, विंडोज साइड का मुझे कुछ आइडिया नहीं है। रूटलेस कंटेनर्स मोस्ट प्रोबेबली तो सपोर्ट है नहीं विंडोज कंटेनर्स पे, और डॉकर डेस्कटॉप एंटरप्राइज जो है उसमें तो है ही नहीं, मुझे पक्का पता है। एटलीस्ट जब मैंने यूज किया था 2019 तक। फिर है सवाल, फिर तो बेसिकली आरुष ने जवाब दिए हैं कुछ सवालों के। थैंक्स आरुष। ओके, तो स्लाइड्स मैंने एक्चुअली ऑर्गेनाइजर्स के साथ शेयर कर दिया है, तो मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजर्स आपके साथ शेयर कर देंगे, नहीं तो मैं लिंक्डइन पर कल शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जरूर, आप अपना लिंक्डइन का लिंक शेयर कर देना चैट में ताकि लोग आपको ऐड करें और भाई लिंक्डइन पर मेरे नाम का इकलौता बंदा मैं ही हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। सही है। और कुछ सवाल फिलहाल तो है नहीं, तो आप चैट मॉनिटर करना, अगर कुछ हो सवाल आपके टॉक के रिलेटेड आप जवाब देना। अपने स्विच करते हैं दूसरे टॉक के साथ। मैं एक्चुअली अभी आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, यहाँ रात काफी हो चुकी है, मुझे सुबह उठना भी है। ओके, नो प्रॉब्लम। बाकी अगर कुछ सवाल रहते हैं तो आप मुझे अलग से भेज सकते हैं, मैं अलग से उनका जवाब दे दूंगा। ठीक है, जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद।